Hello friends, myself Arpit Kosani. Welcome to Anthropology and Tutorials. In this video हम डिस्कस करेंगे एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या होती है और इसकी हिस्ट्री, अप्रोचेस, टूल ऑफ एंड एपिडेमियोलॉजी। तो ये टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एपिडेमियोलॉजी 19th सेंचुरी में एपिडेमियोलॉजी का पता ही नहीं था कि एपिडेमियोलॉजी क्या होती है। तो सबसे पहले जो जॉन नॉय थे, उन्होंने ही इस एपिडेमियोलॉजी के कॉन्सेप्ट को शुरू किया था। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन तब की जब उन्होंने एक पर्सन की डेथ होगी ड्यू टू क्लोरिया और उसका रीजन पाया गया ड्रिंकिंग वाटर। और वो जो ड्रिंकिंग वाटर था, तो जॉन नॉय ने इन्वेस्टिगेशन की कि ये जो ड्रिंकिंग वाटर है ये कहाँ से सप्लाई होता है, कौन सी कंपनी से सप्लाई होता है। और फिर उस कंपनी में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और जितनी भी उस एरिया में डेथ हो रही थी, डेथ रेट बढ़ रहा था, वो क्लोरिया की वजह से ही बढ़ रहा था। और उसके बाद एपिडेमियोलॉजी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। देन आफ्टर दैट उसने इन्वेस्टिगेशन की और उसका रीजन क्लोरिया पाया गया, क्योंकि जब रीजन बहुत ज़्यादा डेथ का क्लोरिया ही बन रहा था। जैसे आज के टाइम में कोरोना है, तो वो कोरोना का रीजन क्या है, सिम्टम्स क्या है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सभी जो है ये एपिडेमियोलॉजी है कि मास एक एपिडेमिक, एक जो कोई भी डिजीज है वो डेथ रेट उसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है या बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है, क्या रीजन है, क्या सिम्टम है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये सभी क्या है कि एपिडेमियोलॉजी है। तो जॉन नॉय ने सबसे पहले ये एपिडेमियोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया था जब क्लोरिया की वजह से डेथ रेट बढ़ रहा था। देन आफ्टर दैट उनके बाद सेकंड जो थे, उन्होंने भी एपिडेमियोलॉजी को एक्सप्लेन किया और तब इतना ज़्यादा एपिडेमियोलॉजी का नहीं समझ पा रहे थे कि ये होती क्या है। तो डॉल हिल और अदर जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने भी इस स्टडी की, बट उन्होंने स्टडी की लंग कैंसर पर, कि जो लंग कैंसर है उसका रीज़न सिगरेट स्मोकिंग हैबिट्स है, कि सिगरेट एंड स्मोकिंग की वजह से ही लंग कैंसर होता है। और इन्होंने भी यही बोला कि जो सब ज़्यादातर लंग कैंसर हो रहा है उसका रीज़न ज़्यादातर लोगों में सिगरेट स्मोकिंग हैबिट ही पाई जा रही है। और उस टाइम पर जो ये लोग थे, ये सिर्फ इस जो क्रोनिक डिजीजेस थे उन पर ही एप्लीकेबल था कि ये जो डिजीजेस हैं इन पर या इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर एपिडेमियोलॉजी अप्लाई की जा सकती है। वो कम्युनिकेबल डिजीजेस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ क्रोनिक डिजीजेस जो थे उनके ही रीजन को डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने यही पाया कि जब उन्होंने अपनी लॉन्ग टर्म फॉलो अप किया और उसके बाद जो रीजन पाया गया कि लंग कैंसर का रीजन सिगरेट स्मोकिंग होता है। तो डॉल हिल और अदर साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी इनकी इन्वेस्टिगेशन की, बट ओनली फोकस्ड ऑन क्रोनिक डिजीजेस। अब तो उन्होंने इतना कम्युनिकेबल डिजीजेस के सिम्टम्स को कंट्रोल करना और ज़्यादातर किस पॉपुलेशन में ये डिजीज ज़्यादा पाया जाए, तो कम्युनिकेबल डिजीजेस पर इतना फोकस नहीं किया, सिर्फ क्रोनिक डिजीजेस जो परमानेंट होते हैं उन पर ही ज़्यादा फोकस किया। देन उसके बाद फिर जब धीरे धीरे इसके बारे में पता लगने लग गया, तो जो अनदर फैक्टर था, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ज़्यादातर फीमेल में होता है, वो लो बोन डेंसिटी की वजह से, लो बोन मिनरल की वजह से होता है, राइट, कैल्शियम की वजह से ये डिजीज पाया जाता है। तो ये भी इन्होंने एपिडेमियोलॉजी में ही स्टडी किया कि इसका रीज़न क्या था। मास जो जितनी भी कम्युनिटी में, ज़्यादातर ग्रुप में या पॉपुलेशन में लोगों से या इस डिजीज़ से इनको इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद इसका रीज़न पाया। एंड आफ्टर दैट ऐसे ही इसके बारे में सिर्फ इतना धीरे धीरे इसका पता लगने लग गया एपिडेमियोलॉजी का, बट अभी भी फुली नहीं समझ पाए थे कि इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। कोई भी ऐसा साइंटिस्ट या डॉक्टर नहीं था जो इसकी डेफिनेशन बना सके। तो फिर भी कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेफिनेशन दी, जैसे पर्किन थे जो 1873 में उन्होंने डेफिनेशन दी। उनके मुताबिक वो बोलते थे कि ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी जो है, जो सिर्फ
को ट्रीट करती है, जैसे क्रोनिक डिजीजेज होगी, अभी जैसे प्रेजेंट में कोरोना चल रहा है, तो ये डिजीजेज, तो एपिडेमिक जो डिजीज को ट्रीट करती है वो एपिडेमियोलॉजी है, पर्किन ने ये बोला। देन आफ्टर दैट फ्रॉस्ट, जिसने 1927 में इन्होंने डेफिनेशन दी, उन्होंने बोला कि जो मास फिनोमिना पर इंफेक्शियस डिजीजेस को स्टडी करते हैं वो एपिडेमियोलॉजी है। और फिर आफ्टर दैट ग्रीनवुड ने 1934 में डेफिनेशन दी उनके अकॉर्डिंग कि स्टडी डिजीज को स्टडी करना एक पूरी कम्युनिटी में, क्लिनिकली एक इंडिविजुअल की डिजीज को ट्रीट करना एपिडेमियोलॉजी नहीं है, बट एक पूरी कम्युनिटी मास ग्रुप, किसी पूरे ग्रुप में जो डिजीज है कि इस पॉपुलेशन में यही डिजीज सबसे ज्यादा पाया जाए, तो एनी डिजीज को मास फिनोमिना के बिहाफ पर स्टडी करने को एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं, जो फर्स्ट डेफिनेशन ग्रीनवुड ने ये दी थी। देन आफ्टर दैट ग्रीनवुड ने 1983 में अगेन डिफाइन किया कि जो एपिडेमियोलॉजी है कि अगर ये डिजीज है इसी पॉपुलेशन में ज्यादा है और इसके डिटर्मिनेंट क्या है, सिम्टम्स क्या है, रीजन क्या है पीछे, और उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये सभी जो कॉन्सेप्ट हैं, ये सभी कॉम्पोनेंट्स हैं, ये एक एपिडेमियोलॉजी स्टडी करती है, राइट। एक पूरी मास फिनोमिना के बिहाफ पर जो स्टडी करते हैं कि इस पॉपुलेशन में ये डिजीज क्यों है, क्या सिम्टम्स है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जेनेटिकल फैक्टर है, या फिर और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और एज कंपैरिजन टू दूसरी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इसी पॉपुलेशन में ये क्यों है, तो ये सभी जो है एक एपिडेमियोलॉजी स्टडी करते हैं। तो ग्रीनवुड ने ये डेफिनेशन दी थी एपिडेमियोलॉजी की, राइट। देन आफ्टर दैट फिर भी एनालिसिस होता गया, बहुत सी डेफिनेशंस आई, कुछ सिर्फ कुछ साइंटिस्ट थे उन्होंने सिर्फ बोला कि एपिडेमिक की स्टडी को एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं, कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि इन्फेक्शियस डिजीजेस, मास फिनोमिना के बिहाफ पर एक इन्फेक्शियस डिजीजेस को स्टडी करना है तो उसे एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि नहीं, सिर्फ क्रोनिक डिजीजेस हो गए, कैंसर जैसे डिजीजेस जो क्रोनिक परमानेंटली रहते हैं बॉडी में, उनकी स्टडी करने को एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। देन आफ्टर दैट फिर कॉन्सेप्ट आया कि डिस्ट्रीब्यूशन, डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड, जो हेल्थ रिलेटेड कुछ भी होता है उसको उसकी स्टडी करना, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ किस एरिया में सबसे ज्यादा है, क्या सिम्टम्स है, इसका रीजन क्या है और उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है उसको, उस पूरे फिनोमिना को एपिडेमियोलॉजी स्टडी करती है। तो एपिडेमियोलॉजी ना सिर्फ एपिडेमिक्स या क्रोनिक या इन्फेक्शियस डिजीज बल्कि सभी डिजीजेस की स्टडी करती है, उसके रीजन को जानती है, उसे डिटेल में इन्वेस्टिगेट करती है, उसे एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। देन आफ्टर दैट पूरी जो डेफिनेशन है कंप्लीट ही 3 कंपोनेंट से होती है, जो कि है कि डिजीज फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज और डिटर्मिनेंट ऑफ डिजीज। ये 3 अगर कंपोनेंट फैक्टर एक डेफिनेशन में है तो वो डेफिनेशन कंप्लीट है, अदरवाइज इनकम्प्लीट है। तो वो सभी, कोई भी डिजीज है, चाहे क्रोनिक है, चाहे इन्फेक्शियस है, कम्युनिकेबल है या एपिडेमिक है, सभी डिजीजेस की स्टडी एपिडेमियोलॉजिस्ट करते हैं। तो ये कंपोनेंट्स क्या हैं? तो डिजीज फ्रीक्वेंसी, अगर डिजीज फ्रीक्वेंसी की हम बात करें कि जो एक फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज, अगर कोई पर्टिकुलर डिजीज है, डेथ रेट इंक्रीज हो रहा है या बर्थ रेट डेथ रेट फ्रीक्वेंसी इस डिजीज की पर्टिकुलर पॉपुलेशन में ज्यादा है, डिसेबिलिटी, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसेबिलिटी, अगर किसी कोई डिसेबल पर्सन है, वो इस कम्युनिटी में सबसे ज्यादा डिसेबल पर्सन है, उसका रीजन क्या है, तो वो सभी जो है वो उसे क्या बोलेंगे, डिजीज फ्रीक्वेंसी की मेजरमेंट करनी, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज, डेथ और डिसेबिलिटी को हम डिजीज फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और इसे हम मेजर करते हैं या तो रेशो में या रेट्स में, राइट। तो इसके टू फिनोमिना जिससे हम मेजर कर सकते हैं डिजीज फ्रीक्वेंसी को, या रेशोज में या रेट्स में। एंड आफ्टर दैट जो डिजीज फ्रीक्वेंसी होती है वो पता कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन, इस सब ग्रुप, इस पॉपुलेशन के इस पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज्यादा डिजीज है, राइट। तो इसे डिजीज फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये पर्टिकुलर क्रोनिक डिजीज इसी
कम्युनिटी में है, ये पर्टिकुलर क्रॉनिक डिजीज इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में सबसे ज्यादा है। और उसका रीजन क्या है? वाटर उसका रीजन, इन्वायरमेंटल फैक्टर उसका रीजन, या कोई जेनेटिकल फैक्टर उसका रीजन है। तो वो डिजीज फ्रिक्वेंसी हुई जो रेशियोज में या रेट्स में हम डिटरमिन कर सकते हैं। ये इसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में ये डिजीज पाया जाता है, इसी पर्टिकुलर जेंडर में ये डिजीज पाया जाता है। तो वो हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? डिजीज फ्रिक्वेंसी से। देन आफ्टर दैट जो सेकंड फैक्टर है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीजेस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीजेस मतलब कि अगर पर्टिकुलर डिजीज है उसकी प्रिविलेंस इसी पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज्यादा है या इस एरिया में नहीं है, उस दूसरे एरिया में सबसे ज्यादा है, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीजेस। और क्योंकि कुछ एरिया में ज्यादा होता है, कुछ एरिया में कम होता है, तो ऐसे तो जो एपिडेमियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं, जनरेट करते हैं हाइपोथेसिस की रिस्क फैक्टर्स के बिहाफ पर, और एक कंट्रोल पॉपुलेशन रखते हैं, और एक जो एक्यूज्ड है, जो सफर कर रही है उस डिजीज को, वो उसको रखते हैं, उसके बिहाफ पर कंपैरिजन करते हैं और फिर रीजन जानते हैं। ऐसे इनकी स्टडी चलती है। अगर सपोज करो फॉर एग्जांपल कोई ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर किस एज में ज्यादा है, इस एज में अगर इसी टाइम पीरियड में, मतलब टाइम पीरियड के बिहाफ पर जो फंक्शन एपिडेमियोलॉजी का अगर डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करना है कि सब ग्रुप में इस सब ग्रुप की पॉपुलेशन में ज्यादा है, तो वो टाइम, प्लेस और पर्सन के बिहाफ पर डिस्ट्रीब्यूशन डिजीज की स्टडी करते हैं। अगर एक ब्लड प्रेशर की बात करें, एज पर्सन में ज्यादा ब्लड प्रेशर की होता है, प्रेवलेंस ज्यादा होते हैं कि पर्टिकुलर एज में ज्यादा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी, राइट। तो वो हो गया टाइम। देन ब्लड प्रेशर जो कॉमन होता है मेनली फीमेल्स में होता है, तो वो इट मीन्स पर्सन। सो कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीजेज है, इन टर्म्स ऑफ हम स्टडी करते हैं प्लेस, पर्सन एंड टाइम के बिहाफ पर। अगर प्लेस है कि इस पर्टिकुलर प्लेस में प्रिवलेंस ऑफ दिस डिजीज या क्रोनिक या इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल एपिडेमिक डिजीज इस पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज्यादा है। अगर क्रोनिक की हम कोरोना की बात करें, तो सबसे ज्यादा कोरोना जो था यूएसए में सबसे ज्यादा हो गया था, और कहाँ से इमर्ज हुआ? चाइना से। सो ये एक एपिडेमियोलॉजी ही है कि रीजन क्या था, पीछे कहाँ से वो ये आगे फर्दर ट्रांसफर हुआ, राइट। सो उसकी जो पर्टिकुलर स्पॉट कहाँ से है जहाँ से ये इमर्ज हुआ, एंड आफ्टर दैट ट्रांसफर टू अदर कंट्रीज, एंड रीजन क्या था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, एंड अगर कोरोना है तो क्या सिम्टम्स हैं और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सभी क्या है? एपिडेमियोलॉजी है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीजेस की इस पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज्यादा इसकी प्रिविलेंस है डिजीज की, और इस पर्टिकुलर प्लेस पे है तो कौन सा एरिया है, अगर किस टाइम पे इस ज्यादा खतरा कौन से एज ग्रुप को है, एज्ड पर्सन को या छोटे बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम इनसे फेस करनी पड़ती है, राइट। ये हो गया पर्सन एंड आप जेंडर, राइट, एंड टाइम कि इस टाइम अगर कि कौन सी एज, मतलब टाइम कि इस छोटे बच्चे हैं उनके टाइम, उन बड़े बच्चों को होता है या एज को ज्यादा होता है, या नॉर्मल अडल्ट है, टीनेज अडोलसेंट को ज्यादा होता है। सो अकॉर्डिंगली दैट ऐसे ये एपिडेमियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। ये होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीजेस। एंड आफ्टर दैट डिटर्मिनेंट ऑफ डिजीजेस की जो वो टेस्ट करते हैं, तो आइडेंटिफाई करना कि रीजन क्या है, पीछे कोज सिम्टम्स क्या है, या कहाँ से ये इमर्ज हुआ, फिर कैसे ट्रांसफर हुआ, क्या क्या सिम्टम्स इसमें पाए जाते हैं, और ये सभी स्टडी करना है। आफ्टर दैट कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल इट, राइट। तो ये एपिडेमियोलॉजी का थर्ड डिटर्मिनेंट ऑफ डिजीज है, थर्ड जो मेजर टूल है इसका, राइट। देन अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ये तीन जो फैक्टर्स हैं ये इम्पोर्टेंट है, जो फुली डिफाइन करते हैं एक एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन को, राइट। देन आफ्टर दैट कि डिफरेंस क्या है, क्लिनिकल डिजीज, क्लिनिकल मेडिसिन और एपिडेमियोलॉजी, इनमें डिफरेंस क्या है। क्लिनिकल जो मेडिसिन है, क्लिनिकल मेडिसिन डॉक्टर की बात करें, अगर पर्टिकुलर डॉक्टर एक इंडिविजुअल को ट्रीट करेगा, अगर पर्टिकुलर एक पर्सन सिक है, बीमार है, और उसे जो ट्रीट करेगा एक डॉक्टर, एक इंडिविजुअल एक पर्सन को ट्रीट करता है। बट जो एपिडेमियोलॉजी है वो ग्रुप की स्टडी होती है, एक पॉपुलेशन की स्टडी होती है। वो एक पर्टिकुलर ग्रुप को स्टडी नहीं करता, वो पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करता है, राइट। तो वो जानता है रीजन क्या है इस डिजीज के का, यहाँ पे इमर्ज हो रहा है,
कि कौन से फैक्टर ज्यादा इफेक्टिव हैं जो इसको एमर्ज कर रहे हैं, राइट। उसकी पूरी जड़ तक जाएगा, रूट तक जाएगा कि क्या रीजन था, क्या सिम्टम है, कैसे माइग्रेट हुआ है, कौन सी स्पोर्ट से माइग्रेट हुआ, कौन सी प्लेस में सबसे ज्यादा प्रिविलेंस हो सकता है। तो पूरी स्टडी इन्वेस्टिगेट पूरी करता है वो एपिडेमियोलॉजिस्ट करता है, राइट। देन आफ्टर दैट जो क्लिनिकल मेडिसिन में एक पर्टिकुलर पर्सन की स्टडी, और जो क्लिनिकल मेडिसिन जो यूनिट ऑफ स्टडी एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसको एक डॉक्टर ट्रीट कर रहा है, बट यूनिट ऑफ स्टडी एक पर्टिकुलर एपिडेमियोलॉजी में यूनिट ऑफ स्टडी ग्रुप है, जिस ग्रुप की हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, जिस ग्रुप की हमें रिसर्च करनी है, राइट। देन आफ्टर दैट थर्ड है कि जो पेशेंट है वो डॉक्टर के पास आता है क्लिनिकल मेडिसिन में, बट इन एपिडेमियोलॉजी जो इन्वेस्टिगेटर है, जो रिसर्च असिस्टेंट है या रिसर्च एसोसिएट है, वो कम्युनिटी में जाता है एक डिजीज की स्टडी करने की, पर्टिकुलर कम्युनिटी में ये डिजीज, इसके पेशेंट सबसे ज्यादा डॉक्टर के पास आते हैं, और फिर उसी में जाकर इन्वेस्टिगेट करेगा कि आपकी वाटर सप्लाई कहाँ से होता है, आपकी फूड रिक्वायरमेंट, आपकी फूड अवेलेबिलिटी कहाँ से आती है, आप कहाँ से फूड लेते हो और रीजन क्या है, पूरा वो इन्वेस्टिगेट कर अपने डेटा कलेक्ट करके आफ्टर दैट एनालाइज करता है, कि एनालिसिस करता है कि अब रीजन क्या है, सिम्टम इनमें ज्यादा पाए जा रहे हैं इस ग्रुप में एज कंपैरिजन टू और किसी जगह के जो पॉपुलेशन है इतना सफर नहीं करी, इसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की ज्यादा सफर करी, रीजन क्या है। तो वो इन्वेस्टिगेटर उस कम्युनिटी में जाकर स्टडी करता है, डेटा कलेक्ट करता है, रीजन जानता है, लोगों से कम्युनिकेट करता है, आफ्टर दैट रीजन पता करता है कि हाँ अभी इसका रीजन ये था, राइट। तो ये डिफरेंस है क्लिनिकल मेडिसिन और एपिडेमियोलॉजी में। देन आफ्टर दैट बेसिक एम्स जो होते हैं एपिडेमियोलॉजी के क्या हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एपिडेमियोलॉजी 3 मेन एम्स हैं, राइट। एक तो है कि डिस्ट्रीब्यूशन और साइज ऑफ डिजीज जो है एक पर्टिकुलर ह्यूमन पॉपुलेशन में पता करना, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन किया, इस कम्युनिटी में डिजीज था, आफ्टर दैट माइग्रेट ट्रांसफर इस डिजीज में हो गया, तो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन पता करें, इसमें प्रिविलेंस इसमें ज्यादा पाया गया है इस पॉपुलेशन में। ये अगर पर्टिकुलर एक स्टेट की बात करें कि हाँ पंजाब में इस डिजीज की ज्यादा प्रिविलेंस है, और आफ्टर दैट वो ट्रांसफर हरियाणा में हो गया, देन वो रीजन पूरा ही इन्वेस्टिगेशन होती है। फिर आफ्टर दैट, राइट, फर्स्ट उनका एम ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन पता करनी, इसका स्पोर्ट पता करना कि कहाँ से एमर्ज हुआ है, कैसे ट्रांसफर हुआ है। देन आफ्टर दैट क्या फैक्टर्स है, सिम्टम्स क्या है, उनको जानना है। आफ्टर दैट जब पूरा एनालिसिस हो गया, फिर प्लानिंग करनी कि अगर हाँ इसका फैक्टर ये है, राइट। और इसके अगर हम कोरोना का एग्जांपल लें इस केस में, तो सबसे पहला इसकी डिस्ट्रीब्यूशन चाइना से शुरू हुआ, जब बाय प्लेन बच्चे एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, देन और कंट्री में वो ट्रांसफर होता गया, एंड आफ्टर दैट वो पूरे वर्ल्ड वाइड ही फैल गया, राइट। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, साइज, डिजीज कितने इफेक्टेड हुए, कहाँ से मर्ज हुआ, कहाँ से ट्रांसफर, कहाँ पर कैसे हुआ, देन आफ्टर दैट क्या सिम्टम्स पाए गए, राइट। एंड आफ्टर दैट अब जब सब कुछ हो गया एंड उसके क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, राइट। मास्क डाल सकते हैं, सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं, राइट। तो वो प्लानिंग चलती है, देन इम्प्लीमेंट किया जाता है कि ये प्रिकॉशंस, अगर कोविड से बचना है तो ये प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। एंड आफ्टर दैट जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, देन इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे कि हाँ हम इस कोविड को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन, कौन सा वैक्सीनेशन यूज कर इस कोरोना से हम बच सकते हैं। तो वो सभी इन्वेस्टिगेशन, ट्रीट करना, देन लोगों को मोटिवेट करना और बचाना कि इस डिजीज से हम इस तरह इस वैक्सीनेशन से बच सकते हैं, इस मेडिसिन से बच सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक एम ऑफ एपिडेमियोलॉजी, राइट। देन आफ्टर दैट, और इसका मेन एम यही होता है कि लोगों को प्रमोट करना कि इस पर्टिकुलर डिजीज से हम ऐसे बच सकते हैं, ये प्रिकॉशंस लेकर हम बच सकते हैं। तो ऐसे लोगों को मोटिवेट करना, कम्युनिटी को मोटिवेट करना, नॉट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। इनका टारगेट कम्युनिटी को हेल्थ सेव करना होता है, राइट। देन आफ्टर दैट एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेज, तो ये कौन से अप्रोचेज के बिहाफ पर, तो ये प्रॉब्लम्स जो हेल्थ रिलेटेड डिजीजेज हैं उनको 2 बेसिक एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेज पर ट्रीट करते हैं, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये अभी इन्वेस्टिगेशन वाला काम है, रिसर्च का काम है, तो सबसे पहली अप्रोच ये जो यूज करते हैं वो आस्किंग क्वेश्चंस को आस्क करना,
राइट। अगर कोई, अब हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो आंसर कैसे मिलेगा, राइट। तो एक क्वेश्चन के बाद दूसरा इमर्ज करना, दूसरा क्वेश्चन पूछना, ऐसे करके ये रीजन जानते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एज एट मिनार्की, अगर हम किसी एडोलेसेंट गर्ल्स की बात करें 11 to 17 ईयर्स कि उनकी एज एट मिनार्की कब थी, शुरू हुई, देन सेकंड क्वेश्चन अराइज होगा कि अकर्ड और नॉट, राइट। देन आफ्टर दैट वी विल आस्क दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी एज क्या थी, इफ अकर्ड देन व्हाट इज द एज ऑफ मिनार्की। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रॉब्लम एसोसिएट, कि क्या प्रॉब्लम थी, आपको है या नहीं है। तो ये दिस इज क्वेश्चन कि एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन से की रिलेटेड पूछना, देन आफ्टर दैट आंसर ढूंढना, राइट। सो दिस इज सेकंड, फर्स्ट अप्रोच इज आस्किंग क्वेश्चन। देन सेकंड वो अपनाते हैं मेकिंग कंपैरिजन। अगर टू और मोर देन टू पॉपुलेशन को लेते हैं, राइट, तो कंपेयर करते हैं, आफ्टर दैट वो इंफॉर्मेशन कोज पता करते हैं कि क्या रीजन था, उससे भी वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, तभी उनको आंसर मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है उस रीजन, उस पर्टिकुलर डिजीज की। तो वो कैसे करते हैं, एक तो जिस पॉपुलेशन में रिस्क फैक्टर ज्यादा है, डिजीज पॉपुलेशन है, जिसमें उस डिजीज की, चाहे वो कोई एपिडेमिक डिजीज है, चाहे कोई भी डिजीज है, कोई एनीमिक है, या कोई भी इंफेक्शियस डिजीज है, या कम्युनिकेबल डिजीज है, या कोई क्रोनिक डिजीज से सफर कर रही है, पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो ज्यादा सफर कर रही है, एक तो वो पॉपुलेशन जिसे रिस्क पॉपुलेशन बोलेंगे, डिजीज पॉपुलेशन बोलेंगे, एंड सेकंड पॉपुलेशन जो रिस्क नहीं है, जो बिल्कुल ठीक है, और वो सेकंड पॉपुलेशन होगी, राइट, उसे कंट्रोल पॉपुलेशन बोलेंगे। देन दोनों में पैरामीटर्स को लेंगे, एंड आफ्टर दैट एक पर्टिकुलर ग्रुप का डेटा लेंगे, एक दूसरे जो कंट्रोल जिसमें कोई प्रॉब्लम है उसका भी डेटा लेंगे। देन आफ्टर दैट अगर एक पर्टिकुलर जो रिस्क पॉपुलेशन है, डिजीज पॉपुलेशन है, उसके अगर हमने 10 to 20 एज ग्रुप की स्टडी किया, तो हमें जो कंट्रोल पॉपुलेशन सेकंड हुई है, जो इतने रिस्क नहीं है, उनकी पॉपुलेशन को स्टडी किया, तो उनके भी हम 10 to 20 ही लेंगे, सिमिलर अमाउंट लेंगे, तभी आफ्टर दैट हम अपना जो रिजल्ट है उसको हम कंपेयर करके पता कर सकते हैं रिस्क के बारे में, जो डिजीज के बारे में, राइट। तो ये ऐसे स्टडी करते हैं। एक तो ये टू अप्रोचेस के बिहाफ पर स्टडी करते हैं, फर्स्ट इज आस्किंग क्वेश्चन, सेकंड इज मेकिंग कंपैरिजन। देन आफ्टर दैट अगर हम रेट की, अब जैसे एपिडेमियोलॉजी जो टूल्स होते हैं, फर्स्ट है रेट, देन सेकंड इज रेशो, एंड थर्ड इज प्रपोर्शन। जो रेट्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि हम जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज के बारे में पता करना है, या किसी फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में पता करना है। अगर एक पर्टिकुलर सपोज करो, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर ACT है, उसमें जो डेथ रेट है वो एक्सीडेंट की वजह से हो रहे हैं, राइट। एंड सेकंड जो एपिडेमियोलॉजिस्ट है, उनका जो वो दो पॉपुलेशन को लेते हैं, एक जो इफेक्टेड नहीं है, जो एक है जो इफेक्टेड है। तो वो कैसे डिटरमिन करेंगे रेट को, जैसे कि नंबर ऑफ जो डेथ्स है एक पर्टिकुलर ईयर में अपॉन मिड ईयर में कितनी डेथ्स हुई थी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, राइट, और इनटू 1000 कि पूरे साल में कितनी अपॉन मिड ईयर में कितनी हुई इनटू 1000। तो ये हो गया रेट, राइट। और ये रेट्स जो होते हैं 3 तरह के होते हैं फर्दर। एक हो गया क्रूड रेट। जो क्रूड रेट होता है वो तो पूरी पॉपुलेशन में ही हमने पता किया कि अगर पर्टिकुलर डिजीज है, राइट, वो पूरी पॉपुलेशन, चाहे वो जेंडर मेल फीमेल दोनों में, पूरी एज ग्रुप के सभी को इंक्लूड कर लिया, वो हो गया क्रूड रेट। उसका रेट तो ये है कि नंबर ऑफ जो पर्टिकुलर डिजीज इन वन ईयर अपॉन मिड ईयर इंटू 1000, राइट। रेट वो फॉर्मूला इज सेम, बट अकॉर्डिंग टू कुछ हम क्रूड रेट पता कर रहे हैं, स्पेसिफिक रेट पता कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज्ड रेट पता कर रहे हैं, राइट। देन स्पेसिफिक रेट क्या होता है, जिसमें हम अगर एक पर्टिकुलर ईयर में हम सिर्फ फीमेल्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, फीमेल्स को कोई डिजीज है, तो फीमेल्स का ही पता करेंगे एक ईयर अपॉन मिड ईयर इंटू 1000, राइट। अगर मेल का ही हमें पता करना है तो मेल का ही करेंगे, वो हो गया स्पेसिफिक ही। हमें इसी एज ग्रुप का पता करना है कि हमें छोटे बच्चों का ही पता करना है, 5 to 10 ईयर के बच्चे जो इस पर्टिकुलर डिजीज, इन्फेक्शन, कम्युनिकेबल डिजीज से सफर कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर ईयर अपॉन मिड ईयर में कितने इंटू 1000, राइट। तो स्पेसिफिक रेट हो गया। थर्ड है स्टैंडर्डाइज्ड रेट, जो कि दे आर ऑब्टेन्ड बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, और इसमें एज और सेक्स है वो स्टैंडर्डाइज्ड रेट पर डिपेंड करता है, जो कंपैरिजन करने में हेल्प करता है,
राइट। सो दीज आर द 3 रेट्स जिसकी वजह से हम रेट पता कर सकते हैं पर्टिकुलर पॉपुलेशन के, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज की, इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में इसकी डिजीज कितनी फ्रीक्वेंसी है, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड, दैट इज अ रेट। देन सेकेंड वन इज रेशो। रेशो क्या होती है, इसमें कोई मतलब नहीं है कि वो लिंक नहीं होता, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में लिंक नहीं होते। एक पर्टिकुलर डिजीज है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में और दूसरे में एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल एक सिटी है, उसमें माल न्यूट्रिशन पॉपुलेशन, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है जो जिसमें चिल्ड्रन अनीमिक है, और सेकंड पॉपुलेशन है जिसमें जो माल न्यूट्रिशन से डील कर रहे हैं, राइट। तो दोनों का रेशो पता करना। तो उनका न्यूमिनेटर में क्या है, अनीमिक है, सेकंड में माल न्यूट्रिशन, दे आर नॉट लिंक विद ईच अदर, तो हमने रेशो निकालना है, राइट। सो दिस इज अ रेशो। एंड देन प्रपोर्शन। प्रपोर्शन मीन्स कि हमें परसेंटेज पता करनी है किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन की, राइट। जैसे कि अगर टोटल पॉपुलेशन 1000 है और जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, जो माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन है, ठीक है, माल नरिश्ड है, वो 250 है पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जो चिल्ड्रन है, और टोटल कितने हैं 1000। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद माल न्यूट्रिशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इनटू 100। तो हम इससे क्या प्रपोर्शन पता करते हैं, वो कि इसमें परसेंटेज में पता करते हैं प्रपोर्शन को, और उनमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का पार्ट होता है, क्योंकि 1000 जो चिल्ड्रन है पूरी पॉपुलेशन में, टोटल चिल्ड्रन कितने हैं 1000, उसमें से जो माल नरिश्ड है कितने हैं 250, तो 250 अपॉन 1000 इंटू 100। तो ये होगा प्रपोर्शन जो परसेंटेज में निकलती है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट एपिडेमियोलॉजी। थैंक यू।